तो चलिए चलते हैं साल 1916 में बिहार के चंपारण में। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां नील तो उग ही रहा था, पर उसके साथ साथ जुल्म की खेती भी हो रही थी। लेकिन इसी जमीन से, जानते हैं, हिम्मत की एक ऐसी फसल उगने वाली थी जो भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हमारी जमीन, हमारी मेहनत और फायदा अंग्रेजों का। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो चंपारण के हजारों किसानों की आत्मा से निकली एक पुकार थी। अपनी ही जमीन पर गुलामी का दर्द जो हर दिन हर पल और गहराता जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा जहरीला बीज था जिसने चंपारण की उपजाऊ जमीन को किसानों के लिए एक नर्क बना दिया था। चलिए उस क्रूर व्यवस्था की जड़ों तक चलते हैं, जिसका नाम था टिनकठिया प्रथा। इस प्रथा का नाम था टिनकठिया। नाम सुनने में शायद बहुत साधारण लगे, है ना? पर असल में ये एक ऐसा कानूनी जाल था जिसे ब्रिटिश बागान मालिकों ने बड़े शातिर तरीके से बिछाया था। एक ऐसा जाल जिसमें किसान पीढ़ी दर पीढ़ी फंसते चले जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि हर किसान को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन का 15% हिस्सा, यानी हर 20 में से 3 हिस्से सिर्फ और सिर्फ नील की खेती के लिए छोड़ने पड़ते थे। और हाँ, ये उनकी मर्जी नहीं, ये उनकी मजबूरी थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ उगाना ही नहीं, बल्कि उस नील को अंग्रेजों द्वारा तय की गई कौड़ियों की कीमत पर बेचना भी पड़ता था। मतलब ये खेती नहीं थी, ये तो दिन दहाड़े लूट थी। और जुल्म की इंतहा तो तब हुई जब जर्मनी में सिंथेटिक नील बनने लगा और बाजार में असली नील की कोई कीमत ही नहीं रह गई। अब आप सोचेंगे कि शायद अब किसानों को इस मजबूरी से छुटकारा मिल गया होगा, लेकिन नहीं। अंग्रेज जमींदारों ने तब भी उन्हें नहीं बख्शा। उन्होंने जबरदस्ती लगान और मुआवजा वसूलना जारी रखा, जिससे किसान कर्ज और शोषण के एक ऐसे चक्कर में डूबते चले गए जहां से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म की रात चाहे कितनी भी लंबी हो, उम्मीद का सूरज कहीं ना कहीं से जरूर उगता है। और चंपारण में उम्मीद की वो पहली किरण थे एक साधारण लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ निश्चयी किसान, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने बस एक बात ठान ली थी कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। वो चंपारण के खेतों से मीलों का सफर तय करके लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जा पहुंचे। जरा सोचिए, उनके पास ना तो पैसा था, ना कोई ताकत थी, तो बस एक जिद है कि वो अपने किसानों की आवाज उस एक इंसान तक जरूर पहुंचाएंगे जो शायद उनकी मदद कर सकता था। और लखनऊ में उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की जो अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, मोहनदास करमचंद गांधी। शुक्ल ने उनसे कहा, बापू, आप अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ लड़े, अब कृपया हमारे चंपारण के किसानों की भी मदद करें। इस सीधी सरल सी पुकार में इतना ज्यादा दर्द और इतनी सच्चाई थी कि गांधी इसे अनसुना नहीं कर सके। और फिर घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। गांधी ने अपना वादा निभाया और ठीक अगले साल 10 अप्रैल 1917 को चंपारण की धरती पर कदम रखा। लेकिन उनके पहुंचते ही अंग्रेज सरकार में खलबली मच गई। वो घबरा गए और उन्होंने गांधी को फौरन चंपारण छोड़ने का सरकारी हुक्म सुना दिया। और यहीं चंपारण की जमीन पर वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए उस पल को। एक तरफ थी एक पूरे साम्राज्य की ताकत का फरमान, और दूसरी तरफ था एक निहत्थे इंसान का सत्य के लिए आग्रह। अब सवाल ये था कि गांधी क्या करेंगे। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो अंग्रेजों का आदेश मानकर वापस चले जाएं, या फिर किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हो जाए। उन्होंने क्या चुना होगा? गांधी का जवाब, उसमें ना तो कोई गुस्सा था, ना ही डर। वो बिल्कुल शांत थे, लेकिन एक चट्टान की तरह दृढ़। उन्होंने अदालत में कहा, मैं यहाँ किसानों की तकलीफ समझने आया हूँ, और अगर ये करना कोई अपराध है तो हाँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। वो एक अभूतपूर्व नजारा था। गांधी अदालत के अंदर थे और बाहर हजारों किसान बिना किसी नारे, बिना किसी हथियार के बस चुपचाप शांति से खड़े थे। उनकी वो खामोशी, जानते हैं, किसी भी शोर से ज्यादा ताकतवर थी। जनता की इस अहिंसक शक्ति को देखकर अंग्रेज हुकूमत हिल गई और भारत के इतिहास में पहली बार उन्होंने अपनी ताकत के आगे घुटने टेके। गांधी को बिना शर्त रिहा करना पड़ा। ये रिहाई अपने आप में एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी, पर गांधी जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है।
असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। अब बारी थी उन जुल्म की कहानियों को इकट्ठा करके उन्हें ठोस सबूतों में बदलने की, ताकि इस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ा जा सके। और हाँ, गांधी इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। देश के कोने कोने से राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे दिग्गज वकील और नेता उनके साथ आज उठे। इस पूरी टीम ने गांव-गांव जाकर पेड़ के नीचे बैठकर हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। अब हर अन्याय की कहानी, हर जुल्म का हिसाब कागजों पर एक अकाट्य सबूत बनता जा रहा था। और जानते हैं, ये मेहनत रंग लाई। हजारों किसानों की गवाहियों का वो पहाड़ इतना ऊंचा और वजनी हो गया था कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए उसे अनदेखा करना नामुमकिन हो गया। अब जुल्म के एक युग के अंत का समय आ चुका था। सरकार को एक बार फिर झुकना पड़ा। उन्हें एक जांच कमेटी बनानी पड़ी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें उसी कमेटी में गांधी को भी एक सदस्य के रूप में शामिल करना पड़ा। अब सोचिए, शिकारी खुद अपने ही जाल की जांच करने पर मजबूर था। तो फर्क साफ था। पहले किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था, वो कर्ज में डूबे थे, उनका शोषण होता था। और बाद में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी टिन कठिया प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, और बागान मालिकों को अवैध रूप से वसूला गया पैसा किसानों को लौटाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन गांधी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी नज़र सिर्फ आर्थिक आज़ादी पर नहीं थी। वो जानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तो मन से आती है। इसलिए उन्होंने चंपारण में गांव-गांव में स्कूल खोले, स्वच्छता और स्वास्थ्य अभियान शुरू किए, और छुआछूत और शराब जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी एक लड़ाई छेड़ी। तो इस पूरी घटना को अगर एक नज़र में देखें तो साल था 1917, जगह थी बिहार का चंपारण, और समस्या थी टिन कठिया प्रथा। इस लड़ाई के मुख्य नेता थे महात्मा गांधी, और उनका हथियार था सत्याग्रह, यानी सत्य और अहिंसा। और इसका नतीजा क्या निकला? उस क्रूर प्रथा का अंत हुआ, और भारत को एक ऐसा नेता मिला जिसे दुनिया ने महात्मा कहा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि चंपारण सत्याग्रह महज किसानों की एक जीत से कहीं बढ़कर था। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये पूरे भारत की आत्मा का जागरण था। एक ऐसा ऐलान कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। गांधी ने खुद इस जीत का सार बहुत खूबसूरती से बताया था। उन्होंने कहा, चंपारण ने मुझे नहीं बनाया, चंपारण ने किसानों को निडर बनाया। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची सफलता थी, लोगों का डर खत्म हो जाना। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सवाल पर लाकर छोड़ती है, जो आज भी उतना ही जरूरी है कि आखिर होता क्या है जब साधारण लोग एक भी हथियार उठाए बिना सिर्फ सच के लिए खड़े होने का फैसला कर लेते हैं। चंपारण इसी सवाल का जवाब है। सही मायनों में चंपारण वो जगह थी जहां भारत ने पहली बार अपनी ताकत पहचानी, और शायद पहली बार गांधी ने भारत के लोगों में उस ईश्वर को देखा जिसकी सेवा में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी।